देन इट इज AML मॉनिटरिंग एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। तो कस्टमर इंड्यूस फ्रॉड्स। सो फ्रॉड्स का भी एक बड़ा रिस्क बना रहता है बैंक्स के ऊपर। जो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग है सिर्फ और सिर्फ आपको वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में हेल्प नहीं करती, उसको प्रिवेंट करने में हेल्प नहीं करती, साथ के साथ फ्रॉड प्रिवेंशन में भी हेल्प करती है। तो जो रूल्स हैं, जैसे कि कोई नया अकाउंट में जो ज्यादा वैल्यू की ट्रांजैक्शन की जा रही है या फिर जो ट्रांजैक्शन है वो कस्टमर की एक्टिविटी से, कस्टमर की जो प्रोफाइल है उससे मैच नहीं कर रही है, या फिर एक्सपेक्टेड जो टर्नओवर थी उससे ज्यादा है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग एंड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन दोनों में अप्लाई रहते हैं। इसके अलावा फ्रॉड्स के भी कुछ एक पैटर्न रहते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैटर्न से मिलते जुलते हैं, यानी कि जो डिटेक्शन पैटर्न है सेम पैटर्न ही रहते हैं दोनों में। तो एक इंटीग्रेटेड एनालिसिस किया जा सकता है, यानी कि जिससे हम मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो ट्रांजेक्शन है उनको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्दर हम फ्रॉड्स के लिए भी जो अलर्ट्स हैं उनको जनरेट कर सकते हैं। तो यूजुअली इफेक्टिव जो सॉफ्टवेयर होगा वो दोनों का सेम ही रहेगा, एंड सेम ही टीम जो है इस तरह की जो चीजों को हैंडल करती है ताकि वो AML को भी कर सके एंड साथ ही साथ फ्रॉड प्रिवेंशन मॉनिटरिंग भी कर सके। तो कुछ एक जो इंडिकेटर्स हैं इस चीज के रिगार्डिंग उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल की जो अकाउंट है अभी उसे खुले हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है एंड उसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो की जा रही है, या फिर जो आप इनिशियल फंडिंग की गई है अमाउंट की, यानी कि जो पैसे शुरुआती दौर में जमा करवाए उनको साथ के साथ कुछ दिनों बाद विड्रॉ कर लिया जाता है, या फिर जो ट्रांजैक्शंस हैं यूजुअली वो कहां से की जाती हैं, दूसरी ब्रांचेस से की जा रही हैं, या फिर किसी और सिटी से जो पैसे हैं यहां पर आ रहे हैं, या फिर जो प्रेफरेंस है आपसे क्या कहा जाता है कि हमें हाई विड्रॉल लिमिट वाला ATM कार्ड चाहिए, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की जा रही हैं, जैसे ही RTGS आ रही हैं ATM विड्रॉल्स कर लिए जाते हैं, या फिर मोबाइल बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए साथ के साथ उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये सभी क्या है, कॉमन इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। एंड जो एड्रेस प्रोवाइड किया जा रहा है वो रेंटेड प्रीमाइसेस का एड्रेस प्रोवाइड किया जा रहा है। सो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो दोनों में सेट बैठते हैं, यानी कि AML मॉनिटरिंग में भी एंड फ्रॉड प्रिवेंशन दोनों में ही सेट बैठते हैं। सो कस्टमर इंड्यूस फ्रॉड से रिलेटेड हम केसेस को देख लेते हैं। फर्स्ट इट इज फ्रॉडुलेंट RTGS, वॉक इन कस्टमर अकाउंट। तो वॉक इन कस्टमर के द्वारा एक सेविंग फंड का अकाउंट ओपन किया गया एंड जो इनिशियली पैसे जमा करवाए यहां पर चेक के थ्रू जमा करवाए, चेक के थ्रू यहां पर जो इनिशियली जो थे एक पैसे जमा करवाए गए जो एक लोकली ड्रॉन चेक से बैंक से निकाले जाते हैं, यानी कि लोकल बैंक था कोई, वहां का जो चेक था वो यहां पर जमा करवा दिया गया एज अ इनिशियल बैलेंस। एंड जो ऑक्यूपेशन यहां पर अकाउंट होल्डर ने बताई अपनी, लेट अस से पर्सन ए है, इसने कहा कि ये ट्रेडर है, ये ट्रेडर है। सो 2 महीने के लगभग यहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रांजैक्शंस हुई, यानी कि वो भी कैश डिपॉजिट की, वो भी नॉमिनल अमाउंट जो था यहां पर जमा कराया गया, कैश डिपॉजिट करवाया गया 2 डिस्टेंट डेट्स के ऊपर, यानी कि मान लीजिए एक 15 तारीख को जमा करवा दिए, एक उसने 29 तारीख को जमा करवा दिए। इस तरह से 2 महीने में 2 सिर्फ कैश डिपॉजिट की ट्रांजैक्शन थी और कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं थी। ओके, एंड ये जो अमाउंट थे इनको भी सिटी के जो वेरियस ATMs थे वहां से विड्रॉल कर लिया गया, यानी कि जो ATMs थे उनके थ्रू ये जो पैसे जमा भी हुए थे उनको विड्रॉ कर लिया गया। देन आफ्टर 2 मंथ्स यहां पर विड्रॉ करने के बाद, यहां पर 1 हफ्ते के बाद ही लगभग एक बड़े अमाउंट की जो RTGS है वो रिसीव हुई, 5 लाख रुपए की यहां पर जो RTGS है वो रिसीव हुई, एंड इसे भी निकाल लिया गया ATMs के थ्रू या फिर POS के थ्रू, जो पॉइंट ऑफ सेल है उनके थ्रू निकाल लिया गया, या फिर ओवर द काउंटर चेक्स के थ्रू इस पेमेंट को निकाल लिया गया एंड इसे यूटिलाइज कर लिया गया। ठीक है, अकाउंट में जो बैलेंस रह गया आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कितना रह गया, ₹500 का जो था वो बैलेंस रह गया, अदरवाइज कोई भी बैलेंस उसमें नहीं छोड़ा गया। एंड जो RTGS रिसीव हुई थी अकाउंट में वो बाद में बैंक को समझ में आया कि जो रेमिटिंग बैंक था उस वहां से फ्रॉडुलेंटली की गई थी, फ्रॉड के थ्रू वहां पर जो RTGS थी यहां पर इस अकाउंट में डाली गई थी। तो यहां पर इंडिकेटर्स क्या क्या थे, पहला इंडिकेटर तो ये था कि पहले 2 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ कोई ट्रांजैक्शन नहीं की गई, सिर्फ एक नॉमिनल अमाउंट की कैश ट्रांजैक्शंस की गई हैं, एंड जो पैसा जमा भी करवाया गया उसे विड्रॉ कर लिया गया, ATMs के थ्रू उसे विड्रॉ कर लिया गया, एंड एकदम से हाई वैल्यू RTGS क्रेडिट आया जो कि ट्रांजैक्शन पैटर्न से मेल नहीं खाता था, एंड एक नए अकाउंट में ये बैलेंस आया था। ओके, सो दीज वर सम इंडिकेटर्स कि ये जो ट्रांजैक्शन हो सकती है ये फ्रॉड से रिलेटेड हो सकती है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो सकती है। नेक्स्ट इज फ्रॉडुलेंट RTGS करंट अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो मैसर्स ABC के नाम में एक करंट अकाउंट को ओपन किया गया जिसमें प्रोप्राइटर जो है वो पर्सन A है, एंड इसने कहा कि इसकी जो एक्टिविटी है वो क्या है, ट्रेडर है।
यानी कि एक ट्रेडर है। ओके, तो यहां पर इसने अपने केवाईसी जो डॉक्यूमेंट्स है प्रोप्राइटर के वो जमा करवा दिए, एंड जो 2 एंटिटी के चाहिए थे यहां पर प्रूफ वो भी इसने जमा करवा दिए। ठीक है, फर्दर जब फील्ड वेरिफिकेशन की गई तो इसने बताया था कि जैसे ही अपनी जो फर्म है उसे अपने रेजिडेंस से ही ऑपरेट करे तो वो भी पॉजिटिव पाएगी, वो भी बिल्कुल ठीक थी। फर्दर यहां पर 1 साल के लिए यहां पर ट्रांजैक्शंस बिल्कुल सही चलती रही, यानी कि एक ही फर्म से यहां पर रेमिटेंस आती थी, पैसे आते थे, एंड ओवर द काउंटर जो था कैश पेमेंट्स यहां पर ले ली जाती थी एंड पैसे निकाल लिए जाते थे। 1 साल के बाद यहां पर हाई वैल्यू क्रेडिट के जो अलर्ट थे वो जनरेट होने शुरू हो गए। हाई वैल्यू क्रेडिट के जो अलर्ट थे वो यहां पर जनरेट होने शुरू हो गए कि यहां पर ज्यादा जो पैसा है वो जमा हो रहा है, उसका अलर्ट आ गया। तो जब यहां पर क्लोजली यहां पर वेरीफाई किया गया तो उसे अलर्ट को बंद कर दिया गया, यानी कि अलर्ट को सुप्रेस कर दिया गया। इस चीज को देखते हुए कि ये जो पैसे यहां पर क्रेडिट हो रहे हैं, हाई वैल्यू क्रेडिट हो रहा है, ये कमीशन के पैसे जो इस अकाउंट में जमा हुए हैं, ये कमीशन आई है जो यहां पर पैसे जो हैं ये जमा हुए हैं अकाउंट। ओके, फर्दर कुछ समय बाद ही एक 5 लाख रुपए की एंट्री यहां पर जमा होगी अकाउंट में। 5 लाख रुपए की एंट्री जो थी यहां पर अकाउंट में जमा हुई। अब अलर्ट्स जो थे हाई वैल्यू को ऑलरेडी सुप्रेस कर दिए गए थे अकाउंट के लिए, तो यहां पर ये भी नहीं था कि ट्रांजैक्शन पैटर्न से मैच नहीं कर रहे थे। ट्रांजैक्शन पैटर्न से जो ट्रांजैक्शन थी वो मैच कर रही थी, तो इसलिए बैंक को भी कोई एतराज यहां पर नहीं था। तो 5 लाख रुपए जो यहां पर जमा करवाए गए, इनको या तो पीओएस के थ्रू या फिर एटीएम विड्रॉल्स के थ्रू जो पैसे थे यहां पर निकाल लिए गए, या फिर कैश के थ्रू जो पैसे थे निकाल लिए गए। 2 हफ्ते के बाद रेमिटर बैंक ने ये इन्फॉर्म किया, जो रेमिटर बैंक थी जहां से ये 5 लाख की आरटीजीएस आई थी, उसने ये इन्फॉर्म किया कि ये ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट से फ्रॉडुलेंटली की गई है। तो यहां पर इंडिकेटर क्या थे? इंडिकेटर यहां पर मेन ये थे कि यहां पर एक ट्रेडर जो है, ट्रेडर अपनी एक्टिविटी घर से बैठकर कैसे चला सकता है। तो यहां पर पहला इंडिकेटर इस चीज के रिगार्डिंग था। सेकंड था कि ट्रांजैक्शन पैटर्न, अदरवाइज अगर वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से देखें तो वो मैच कर रहा था, लेकिन सिर्फ एक ही पर्सन से आपको पैसे आ रहे हैं एंड वहीं से आप पैसे जो विड्रॉ कर रहे हैं वो ट्रांजैक्शन पैटर्न ट्रेडर के ट्रांजैक्शन पैटर्न से मैच नहीं कर रहा था। यानी कि सिस्टम को यहां पर सेटिस्फाई कर दिया गया रिगार्डिंग की जो ट्रांजैक्शन पैटर्न है वो ठीक है, लेकिन अदरवाइज अगर देखें यहां पर क्लोजली लुक किया जाए तो ट्रेडर का जो ट्रांजैक्शन पैटर्न रहता है उससे ये ट्रांजैक्शन पैटर्न जो था वो मैच नहीं कर रहा था। रीजन बीइंग कि एक ही पर्सन से यहां पर जो पैसे आ रहे हैं एंड ओवर द काउंटर उनको विड्रॉ कर जाता है, इसके अलावा कोई भी ट्रेड रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन थी यहां पर नहीं की जा रही थी। एंड जो भी विड्रॉल्स की जा रही थी ज्यादातर वो किसके थ्रू की जा रही थी? ओवर द काउंटर कैश के थ्रू की जा रही थी, एटीएम्स के थ्रू की जा रही थी, जो कि एक ट्रेडर के अकाउंट के लिए यानी कि बिजनेस एंटिटी के लिए ये अनयूजुअल चीज है। तो ये कुछ इंडिकेटर थे इस केस में। नेक्स्ट इट इज रिलेटेड टू करंट अकाउंट ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप। तो यहां पर एक प्रोप्राइटरशिप फर्म का अकाउंट ओपन किया गया, लेट अस से कि मैसेज एबीसी के नाम पर एक अकाउंट ओपन किया गया, जहां पर जो प्रोप्राइटर हैं वो है मिस्टर ए। तो मिस्टर ए ने अपना ये अकाउंट को ओपन किया गया एंड उन्होंने कहा कि वो गारमेंट ट्रेडर हैं। वो क्या है? गारमेंट ट्रेडर हैं। एंड इस अकाउंट की फंडिंग किस तरह से की गई? उनका मिस्टर ए का ही लोकल बैंक में जो एक सेविंग फंड का अकाउंट था वहां से पैसे जो थे उसके थ्रू अकाउंट को ओपन करवाया गया, वहां से पैसे जमा करवाते हुए यहां पर अकाउंट को ओपन करवाया गया। तो ट्रेडिंग रिलेटेड यहां पर और कोई भी यूजुअल ट्रांजैक्शन नहीं थी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एनईएफटी के थ्रू पैसे आ रहे थे, एनईएफटी के थ्रू पैसे आ रहे थे एज अ ड्यूटी ड्रॉबैक क्रेडिट। सिर्फ और सिर्फ कौन सी ट्रांजैक्शन थी? जो ड्यूटी ड्रॉबैक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी वही थी। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या रहता है कि जो भी आप इंपोर्ट करते हैं ना उसका ड्यूटी, जितनी भी उसके ऊपर ड्यूटी लगती है वो आपको कैशबैक आ जाता है, उसको आपको ड्रॉबैक हो जाती है, वापस मिल जाती है वो। ठीक है, सिर्फ उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन थी। एंड जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे कस्टमर्स के द्वारा, उनकी इंक्वायरी से ये इंडिकेट हुआ कि जो एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन है या फिर जो पॉलिएस्टर है वो कस्टमर के बिजनेस से रिलेटेड नहीं था, वो कस्टमर से बिजनेस से रिलेटेड नहीं था। तो कस्टम्स डिपार्टमेंट ने एडवाइज किया टू ब्लॉक दी अकाउंट, कि अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट इट इज मनी म्यूल्स ऑपरेशंस इन अकाउंट्स। तो जब भी जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्होंने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करनी होती है तो वो सीधे अपने अकाउंट्स के थ्रू प्रोसीड्स को नहीं फॉलो करते। वो क्या करते हैं? इसके लिए एंगेजमेंट करते हैं पर्सन्स के साथ, पर्सन्स यानी कि थर्ड पार्टी के साथ, जिनको हम क्या कहते हैं? मनी म्यूल्स कहते हैं। यानी कि मनी म्यूल क्या होता है? एक पर्सन है जो अपने अकाउंट्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस को कर देता है सिर्फ एक कमीशन की लालच में कि उसको कुछ कमीशन मिल जाएगी, ताकि वो अपने अकाउंट के थ्रू उन पैसों को दे देगा। लाइकवाइज यहां पर पर्सन ए है जो टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, इसने फंड्स जो प्रोसीड्स से क्राइम से जुड़े हुए थे उसको बी के अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर किया, अपने अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर नहीं किया, बी के अकाउंट में कैश जमा करवाया एंड इसको कुछ एक कमीशन दे दी। मान लीजिए 1 लाख रुपए ट्रांसफर कराया एंड इसको 5,000 रुपए दे दिए।
ठीक है, तो यहां पर जो ए की आइडेंटिटी थी वो तो कहीं पर सामने आई नहीं। जब बी को पूछा जाएगा ये पैसे कहां से है, तो बी कहेगा कि मैं उसे पर्सनली नहीं जानता था, मतलब मुझे ऐसे ऐसे कमीशन मिली। तो यहां पर ए का जो नाम था कभी भी सामने नहीं आएगा। एंड ये सबसे कॉमन तरीका है जो इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि थर्ड पार्टीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, मनी म्यूल कहते हैं, ताकि ऐसा जो पैसा है उनके अकाउंट्स में उनको मिल भी जाए एंड उसका नाम भी सामने ना आए। एंड इन्हें किस तरह से कॉन्टेक्ट किया जाता है, स्पैम ईमेल्स के थ्रू, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू। तो ये जो थर्ड पार्टीज होती हैं ये इनोसेंट पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है ये फ्रॉडस्टर्स के साथ मिले जुले हों, इनकी सांठ गांठ हो उनके साथ। तो कुछ एक इंडिकेटर जो रहते हैं मनी म्यूल्स के बारे में, मनी म्यूल्स के अकाउंट के बारे में, डाटा रिगार्डिंग कि जो ट्रांजैक्शन रहती है वो की जा रही है हमेशा थर्ड पार्टी के थ्रू। जो कस्टमर है या फिर जो बेनिफिशियरी है वो कॉन्टेक्टेबल नहीं है, या फिर जो कस्टमर है बेनिफिशियरी है वो मिलना नहीं चाहता है, या फर्दर जो कस्टमर है या फिर बेनिफिशियरी है वो कंफर्टेबल नहीं है ट्रांजैक्शन रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने में। सबसे बड़ा जो यहां पर एक इंडिकेटर हो सकता है दैट इज रिगार्डिंग कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कस्टमर की प्रोफाइल या बिजनेस लाइन से मिलती नहीं है, या फिर आपको कंप्लेंट्स मिलती हैं कस्टमर से या फिर नॉन कस्टमर से कि उन्होंने पैसा जमा करवाया था अकाउंट में इन रिस्पॉन्स कि इनको जॉब के लिए ऑफर दिया गया है, किसी तरह का अवार्ड दिया जाएगा, कोई गिफ्ट दिया जाएगा, या फिर कोई लॉटरी निकाली जाएगी। वो क्या रहते हैं, मनी म्यूल्स रहते हैं। तो बैंक्स को इन चीज़ों के रिगार्डिंग खास करके ध्यान रखना है। सो केवाईसी की जो गाइडलाइंस है उनको तो हमने फुलफिल करना ही करना है, साथ में जो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग है वो भी करनी है, ताकि इस तरह के जो चीज़ें हैं वो कम से कम हो सकें। जहां पर भी आपको सस्पिशन लग रहा है कि मनी म्यूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, एसटीआर को फाइल कर देना चाहिए। नेक्स्ट इट इज स्टाफ रिलेटेड फ्रॉड्स। तो बैंक्स है वो लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स में डील करते हैं, सो इंटरनल फ्रॉड्स भी हो सकते हैं यहां पर, यानी कि स्टाफ रिलेटेड फ्रॉड भी हो सकते हैं। तो बैंक्स का जो सिस्टम है कंट्रोल का, चेक का, वो स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज सबसे ज्यादा जो नाजुक चीज है उसके बारे में किसको पता होता है, स्टाफ को पता होता है। स्टाफ को पता होता है कि कहां पर लूप होल्स हैं, ठीक है। एंड कुछ एक जो इंडिकेटर्स हैं जहां पर हम संदेह कर सकते हैं कि इंटरनल फ्रॉड हो सकता है, वो क्या हो सकता है कि अगर एम्प्लॉय का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा लेविश है, यानी कि लग्जूरियस लाइफस्टाइल है बहुत ज्यादा, या फिर वो लॉन्ग लीव को या फिर वेकेशन को अवॉइड कर रहा है, या फर्दर किसी तरह के रूल्स को ऑब्जर्व करने में रिपीटेडली नेग्लिजेंस की जा रही है, बार बार फिर से वही गलती की जा रही है, या फिर वो कस्टमर्स के बिहाफ पर फ्रिक्वेंटली पैसा जमा करवा रहा है। तो ये कुछ एक इंडिकेटर्स हैं जो हमें एक सस्पिशन अराउज करते हैं हमारे में कि ये ऐसे में इंटरनल फ्रॉड जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो कुछ एक चीजों से जिससे हम इंटरनल फ्रॉड को रोक सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, लाइकवाइज कि हम पीरियडिकल जॉब रोटेशंस को कर सकते हैं कि एक पर्सन किसी पर्टिकुलर एक सीट पर ना काम करे लगातार, या फिर कंपल्सरी एनुअल लीव दे सकते हैं, एटसेट्रा।